नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें। भारत ने कोरिया को 5-0 से हरा दिया है। भारत की लगातार ये 5वीं जीत है। झारखंड की खिलाड़ी सलीमा टेटे ने गोल किया है। सलीमा टेटे ने 2 गोल दागे हैं और आपको बता दें एशियन हॉकी चैंपियनशिप का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने लीग चरण के सभी 5 मैच जीते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, चीन, कोरिया और जापान को हराया है। शनिवार को खेले जाएंगे सेमीफाइनल के दोनों मैच और शनिवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से। और हमारे साथ रांची संवाददाता संजय सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से आपके साथ मैं रूबरू हो रही हूं और ये 5वीं जीत है। शानदार प्रदर्शन लगातार भारतीय टीम का। जी बिल्कुल, देखिए जीत की शुरुआत हुई थी, यहाँ तो जीत का कारवाही बनता जा रहा है और यहाँ पर देखते कि रांची के जो दर्शक हैं किस तरीके से जीत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। रांची कैसा जोश है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्शक किस तरीके से मैदान में टीम को यहाँ पर टीम का जोश बढ़ा रहे हैं और वैसा ही जोश मैदान से बाहर निकलने पर भी है। बोले कि आप लोगों ने मैच देखा, मैच में लगा कि हॉकी को देखकर क्या लगा? हमारे टीम बेस्ट है इंडिया का, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था वो मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक A1 था। मतलब एकदम बोलते ना जैसे जोश के साथ वो परफॉर्मेंस वो लास्ट वो इंडिया है जो अभी क्रिकेट में नंबर 1 है और हॉकी में भी नंबर 1 रहेगा। यहाँ पर जिस तरीके से टीम का हौसला बढ़ाने की कोशिश है लगातार, बोले एक के बाद एक जीत लगातार टीम इंडिया हो रही है। बोलिए। हाँ, टीम इंडिया बहुत ज्यादा मतलब वो कर रही है, अपना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है ना। और देख रहे हैं कि एक जीत की खुशी अभी पूरी तरीके से मना भी नहीं पा रहे हैं कि दूसरी जीत मिल जा रही है। क्या कहेंगे सर? जीत जिस तरह क्रिकेट में जीत इंडिया आगे है, उसी तरह हॉकी में भी इंडिया आगे खेल रहा है। अनबीटेबल है हम लोग अभी। हम लोग को ट्रॉफी देख रहे हैं कि आज जो मैच हुआ है ठीक वही मैच आपको होगा शनिवार के दिन। भारत का मुकाबला कोरिया के साथ होगा, चीन का मुकाबला जापान के साथ होगा और थाईलैंड और मलेशिया 5वें 6ठे स्थान के लिए खेलेंगे। देखिए यहाँ पर लोग भरे हुए हैं। देखिए फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं, नेशनल फुटबॉल के प्लेयर हैं, हॉकी के खिलाड़ी को यहाँ पर चीयर करने पहुंचे हैं। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी टीम इंडिया टीम लगातार हर एक मैच जीत रही है 5-6, तो हमें बहुत ज्यादा ही जोश आ रहा है और बहुत ही हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया टीम को। फुटबॉल के खिलाड़ी जब हॉकी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाती हो तो कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मतलब हम फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी को मैच देखने आए और अपना टीम इंडिया को सपोर्ट करने आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए न्यूज 18 के कैमरे पर जो खुशी है। जितना मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जितना लोग क्रिकेट को हिम्मत देते हैं इंडिया में, जितना जोश और खुश के साथ देखते हैं उतना ही हॉकी और फुटबॉल सब में दे ताकि इंडिया सबसे 1 हो, नंबर 1 हो। देखिए बेटी को ही बनाएंगे क्या? बेटा हाँ, ये मेरा बेटा रॉक स्टार है। बोलो बेटा बोलो। तो हॉकी खिलाड़ी बनोगे? देख रहे हैं कि ये जोश है एक तरीके से। ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट में हॉकी का कॉम्बिनेशन किस नजर आ रहा है। बोले कि यहाँ जो मैच आ गया, बोले मैच जो हुआ, तुम कौन सा खेल खेलते हो? बोलना चाहिए तुम कौन सा खेल खेलते हो? फुटबॉल। और आज हॉकी में जीत हुई है। भारत के लिए वो भी खेलता है, ये भी खेलता है। कैसा लगा स्टेडियम में? बहुत ही अच्छा लगा। सर बोले आप तो परिवार के साथ मैच देखने आए थे, पूरा चश्मा उस्मा लगा के। बहुत मजा आया, एकदम मस्त है। आज मैच जीता इंडिया। जीतो इंडिया, जीतो सेमीफाइनल, फाइनल जीतो। लोग यहाँ पर सही तरीके यहाँ पर देख रहे हैं, बोले कि मैच को लेकर के एक तरीके से पूरी रांची में एक दीवानापन है।
आज इंडिया जीता है। बिल्कुल संजय, जो जोश रांची वासियों का देखने को मिल रहा है उससे साफ समझा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से चीयर अप करेंगे भारतीय टीम को और भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार हो, ट्रॉफी भारतीय टीम ही जीते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के झारखंड दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। रांची में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश में घूमते रहते हैं, वो रांची आ रहे हैं तो इसमें कोई नई बात क्या है। प्रधानमंत्री है, पूरा दुनिया घूमते हैं सर सामने तो इसमें क्या है? तो कौन सा भोकाल कर दिया तुम लोग? 24 के चुनाव सामने है, 24 के चुनाव सामने है और ऐसे में उनका दौरा। कभी 24 का चुनाव है, कभी पंचायत का चुनाव है, कहीं मुखिया का चुनाव है। चुनाव तो 5 साल लगे रहते हैं। इसमें कौन सा ये है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, जिलों में भी जाते हैं। तो इसमें बहुत ये आप लोग उतावला क्यों हैं? सवाल क्यों है? रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेसोवा की ओर से लगे दीपावली मेले का शुभारंभ किया है। साथ ही जेसोवा की ओर से सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जरूरत है हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकमलों के द्वारा इन्हें ये और एक सामाजिक संस्था सामाजिक कार्यों में और सामाजिक रूप से कमजोर, असहाय, गरीब लोगों के बीच में ये संस्था काम करती है। आज भी आपने देखा कि आज इस मंच से कई लोगों को कई तरीके के पुरस्कार भी दिए गए, कई योजनाओं का भी वितरण किया गया। कभी आंगनबाड़ी के अंदर, कभी जरूरतमंदों के अंदर के बीच में जाकर के इनके सराहनीय कार्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्था को देता हूं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आलम हजारीबाग के कटकम सांडी का रहने वाला है। इस मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस संदिग्ध आतंकी का संबंध कई आतंकियों और आतंकी संगठनों के साथ भी रहा है। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि आतंकी आईडी बम बनाने में भी माहिर है। उसे पुणे पुलिस ने भी पहले गिरफ्तार किया था, पर वो पुलिस को चकमा देकर इसी साल 19 जुलाई 2023 को भाग निकला था। इसके बाद एनआईए ने उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दुमका पुलिस ने चर्चित पेट्रोल हत्याकांड में मृतक की बहन को धमकाने वाले आरोपी शाहरुख के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसे जमानत भी मिल गई। 1 साल पहले शाहरुख ने किशोरी को पेट्रोल डालकर जला दिया था। इस 1 साल पुराने केस में मृत किशोरी की बहन को धमकाने के आरोप में हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख अंसारी के भाई सलमान अंसारी को पकड़ लिया गया। साथ ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, पर केस जमानती धारा में दर्ज होने के चलते उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। पिछले साल सितंबर में पेट्रोल कांड की शिकार की बड़ी बहन ने सलमान पर धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। धनबाद में अवैध बालू खनन को लेकर कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के ठिकाने पर ईडी की टीम 15 घंटे से भी ज्यादा समय से छापेमारी कर रही है और इस दौरान कई अहम सबूत मिलने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर ईडी ने ये दबिश दी और इस दौरान चंचनी कॉलोनी स्थित उनके घर पर छापेमारी की गई। ईडी अफसरों की टीम 3 गाड़ी पर सवार होकर पहुंची और छापेमारी शुरू की गई है। इससे पहले 5 जून को भी सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी की गई थी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद में ईडी की टीम ने आज सुबह ही दबिश दी थी।
बालू खनन कारोबार को लेकर ईडी की टीम धनबाद पहुंची है और अभी हम धनबाद के चंचनी कॉलोनी में हैं और यहां पर बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल का आवास है। पिछले 12 घंटे से ईडी की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि अवैध बालू खनन को लेकर कहीं अहम दस्तावेज ईडी की टीम को हाथ लगी है। हालांकि मीडिया कर्मियों को इस गेट के अंदर जाने का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरेंद्र जिंदल के पास से कई अहम दस्तावेज बालू के अवैध खनन को लेकर ईडी की टीम को हाथ लगी है। वहीं आज ईडी की टीम की छापेमारी में बालू कारोबारी मिथिलेश सिंह की भी गिरफ्तारी होने की बातें कही जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर ईडी की टीम उन्हें अपने साथ गिरफ्तार कर भी ले जा सकती है। यह भी संभावना है कि सुरेंद्र जिंदल को ईडी की टीम पूछताछ के लिए कार्यालय भी बुला सकती है। फिलहाल अब तक ईडी की टीम को क्या कुछ हाथ लगा है यह तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आज ईडी की टीम के द्वारा दोबारा बालू खनन को लेकर दबिश देने से बालू खनन के अवैध कारोबारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है और बिहार से इस अवैध बालू खनन की तार जुड़ी हुई है, जिसमें कई राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। हो सकता है कि अहम दस्तावेजों के आधार पर ईडी की टीम उन राजनेताओं तक भी पूछताछ के लिए या फिर छापेमारी तक के लिए पहुंचेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। सिमडेगा के कोलेबिरा थाने में पोस्टेड जवान सत्यजीत कच्छप ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना से पहले सत्यजीत कच्छप किराए की कार से बरसलोया की ओर जा रहे थे। उनकी कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसी दौरान भीड़ ने कार को रोक लिया और धक्का मुक्की की। इसी बीच जवान सत्यजीत कच्छप भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग करने लगे और कार छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। कोलेबिरा और बानो पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। तब तक जवान सत्यजीत कच्छप कोलेबिरा थाना पहुंचे और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीराम। है कोलेबिरा थाने में एक घटना घटी है जिसमें एक हवलदार ने अपने आप को गोली मार लिया है, जिसका शव एम्बुलेंस पर पीछे पड़ा हुआ है। एसपी मौजूद हैं थाने के अंदर, पर अभी कुछ भी बोलने में पुलिस असफल है और जांच कर रही है कि आखिर घटना कैसे घटी और हवलदार की मौत कैसे हुई। चूँकि गोली उन्होंने खुद अपने आप को मारा है, किस परिस्थिति में गोली मारा है ये तो जाँच के बाद पता चलेगा। कल एफएसएल की टीम आएगी, उसके बाद ये तय होगा कि जवान अपने आप को गोली क्यों मारा और क्या घटना घटी थी क्षेत्र में, उसके बाद ये घटना घटी है। ये पूरे जांच के बाद पता चलेगा। कल सुबह एसपी बाइट देने की बात कह रहे हैं, कल सुबह ही पता चल पाएगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी और इनका प्राण कैसे निकला इस थाने परिसर में। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। पाकुड़ के जिला सहकारिता पदाधिकारी रामनाथ प्रसाद दास को बिहार के किशनगंज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बैंक कॉलोनी स्थित उनके घर से पकड़ा गया है और ट्रांजिट रिमांड पर पाकुड़ से किशनगंज ले जाया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी रामनाथ प्रसाद दास ने पैक्स से 27,000 रुपए लोन लिया था, पर इसकी किश्त वापस नहीं की। इस पर उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दिया गया। इसके बाद वारंट जारी किया गया और इसी वारंट के आधार पर किशनगंज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ ले गई। बताइए सर, हम लोग को आखिर क्या मामला है सर? मामला यही है कि जो है ना पैक्स में जो है केस है, पैक्स का केस है, इसी में गबन का आरोप है और कोई बात नहीं। आप कौन सा थाना से आए हुए? रांची की साक्षी गुप्ता की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ससुराल में प्रताड़ित साक्षी गुप्ता को कैसे उसके पिता बैंड और बाजे की धुन पर वापस अपने घर ले आए। पर आज साक्षी के पति सचिन गुप्ता मीडिया के सामने आए और साक्षी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सरासर गलत करार दिया। उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। बैंड बाजा बारात के बाद बैंड बाजा डिवोर्स की कहानी आपने सुनी कि किस तरीके से साक्षी गुप्ता अपने ससुराल से जब उनके घर वाले उनकी वापसी कराते हैं तो बैंड बाजे के साथ कराते हैं। ये पूरा आरोप पिछले 2 से 3 महीने से राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में चलते हुए नेशनल मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब तक
साक्षी गुप्ता के पति मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन आज एक्सक्लूसिव बातचीत में हम आपको साक्षी गुप्ता के पति से मिलाएंगे। ये जो आरोप है ये सरासर गलत आरोप है। पहली बात मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो मेरे मम्मी पापा के यहाँ रहते ही नहीं थी। वो मेरे साथ शुरू से शादी के बाद से ही किराए के मकान में रह रही थी, ठीक है। और जब मैं उससे प्रताड़ित होने लगा तो आप प्रताड़ित, वो तो कह रहे हैं कि वो प्रताड़ित हो रही है। वो उसका पक्ष है, मैं अपना, आप मेरा पक्ष रख रहे हो तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। तो मैं उससे जब प्रताड़ित होने लगा तो मैंने इन्फॉर्मेटिव पिटीशन कोर्ट में फाइल किया, भारत के प्रधानमंत्री को लिखा, अरोड़ा थाना में सनहा दर्ज कराया, लिखित शिकायत दर्ज कराया, और मैं चाबी जो है मकान मालिक को देके वहाँ से निकल गया। वो मैके गई हुई थी, वो चाबी मकान मालिक से ली, फिर अपने घर चली गई। और उसके बाद वो उसके फैमिली वाले जबरन मेरे मम्मी पापा के घर में घुस के उनको बोले कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। उसके बाद दोनों मेरे पापा ने थाना को कॉल किया, दोनों पक्षों को थाना ले जाया गया। थाना वालों ने बोला कि भैया ये तो फैमिली मैटर है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लड़का जब नहीं रहना चाहता है तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन नहीं रहने की बात आपने ही कोर्ट में कही, आप उनसे परेशान हो गए थे या कोर्ट वो पहुंचे थे? नहीं, कोर्ट तो मैं पहले गया था क्योंकि मैं उससे प्रताड़ित हो रहा था। कोर्ट में पहले गया था कि मैं इससे प्रताड़ित हूँ, और उसके बाद उसने मेरे ऊपर बहुत सारा केसेस किया, मैंने भी उसके ऊपर बहुत सारा केसेस किया। केसेस करने के बाद नवंबर 2022 से वो अपने मैके अपने मम्मी के यहाँ रह रही थी, और सारे केसेस में हमारा मीडिएशन चल रहा था, ठीक है। जो मीडिएशन जो है वो अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के 2023 के आसपास फेल हो गया। इसलिए फेल हुआ क्योंकि उनका डिमांड 1 करोड़ 15 लाख था। वो 1 करोड़ रुपए आपसे मांग रहे थे? 1 करोड़ 15 लाख वन टाइम सेटलमेंट मेडिसिन सेंटर में मांग रही थी। मैंने उसको डिनाई कर दिया, जिसके कारण मेडिसिन फेल हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब मेरे मेडिसिन फेल हो गया, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो मैं जहां रेंट वाले घर पे रहता हूँ वहां नहीं आके 28 अप्रैल 2023 को जबरन मेरे मम्मी पापा के घर में घुस के उनको परेशान करने लगी। अब बोली कि अपने बेटे को, अब वो घर मेरे मम्मी के नाम से है, मेरे मम्मी पापा का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कि अपने बेटे को बोलो कि वन टाइम सेटलमेंट करे, हमें पैसा दे, नहीं तो हम तुम लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे। और तंग करना उसने शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर मेरे मम्मी और पापा ने एसपी को, एसएसपी को, एसडीओ को लिखित शिकायत किया कि बहू जो अपने पति के पास रहती थी, अपने मैके में रहती थी, वो जबरन हमारे घर में घुस गई है, हमें परेशान कर रही है। आपसे निवेदन है कि इसको पति के घर पे भेजा जाए, हमें शांति से जीने दिया जाए। आज हमारे साथ सचिन थे, जिन्होंने सचिन ने बताया है कि ये तमाम चीजें कोर्ट में चल रही थी, कोर्ट में समझौता भी हो रहा था, इनके हो चुका था, इनका कहना है कि हो चुका था कोर्ट में समझौता। उसके बाद जो सेटलमेंट है वो अमाउंट भी इन्होंने उसे पे कर दिया था। बावजूद इसके ये तमाम ड्रामा चल रहा था, और आज जाकर सचिन मीडिया के सामने आए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में